हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन विच टेकिंग प्लेस इन द प्लांट्स. In previous video we have discussed about the definition of plants and the steps of respiration take place in the plants. डेफिनेशन में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था. देन वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द ब्रीथिंग प्लांट्स एंड ये लास्ट में वी हैव डिस्कस अबाउट दिस इक्वेशंस एंड हाउ वन हेक्सो शुगर दिस convert into carbon dioxide and water molecules in respiration. तो रेस्पिरेशन में क्या है, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू रिलीज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. ये दूसरी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. जो कंपाउंड रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडाइज्ड होते हैं उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं. एंड द मोस्ट यूज्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट एंड अदर्स आर लिपिड, स्टार्च एंड प्रोटीन्स. मतलब जो रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट काम आते हैं उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं. और इसमें मोस्ट कॉमनली जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है. उधर लिपिड भी हो सकता है. जैसे लिपिड की अगर बात करें तो ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन लिपिड काम में आता है. और जब स्टारवेशन की जो स्थिति होती है उस कंडीशन में अगर कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध नहीं होता देन लिपिड और स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में. देन प्रोटीन्स आल्सो यूजिंग एज ए respiratory substrate. One of the important one of the important term using the respiratory quotient. एक्चुअली रेस्पिरेटरी क्वोशेंट को या RQ वैल्यू क्या है इसको हम जनरली इसमें यूज़ करते हैं. और कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उसमें काम आता है और उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उसमें कंज्यूम्स होती है उसको हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट के नाम से जानते हैं. तो रेस्पिरेटरी जो क्वोशेंट है उसको कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट व्हेन एस्टिमेटेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन. इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बॉडी. जैसे आर की वैल्यू मतलब कितने मोल्स इवोल्व हुए और कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होते हैं. इसके आधार पर हम किसी भी जो सबस्ट्रेट है उसकी हम RQ वैल्यू निकालते हैं. तो यूजिंग इसको कैलोरीमीटर और रेस्पिरोमीटर के दौरान इसमें उपयोग में लाया जाता है. और जनरली जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट में जो रेस्पिरेटरी वैल्यू है वो जनरली 1 होती है क्योंकि जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड होते हैं उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इवोल्व होते हैं. जबकि इन केस ऑफ लिपिड में ये 1 से कम होता है. प्रोटीन्स में भी ये कम होता है. जबकि कुछ एसिड्स वगैरह हैं ऑक्जेलिक एसिड वगैरह ये उसमें 1 से ज़्यादा होती है. तो RQ वैल्यू कितनी है उसके आधार पर हम सबस्ट्रेट कौन सा है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और इसमें कितनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होती है उसका हम पता लगा सकते हैं. RQ value is less than 1 in case of starvation and seed germination.
ये आर क्यू वैल्यू जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब सीड जर्मिनेशन होता है तो उस समय कार्बोहाइड्रेट की जगह लिपिड या प्रोटीन को एज ए रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट के रूप में काम में लेते हैं। वाइल इन जर्मिनेशन सीड स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड। इसके अलावा आर की वैल्यू जनरली इंक्रीज एज ए सीडलिंग स्टार्टेड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। दिस इज तो ये बहुत ही नॉर्मल है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई सीड है, सीड के अंदर ज़्यादातर जो फूड रिजर्व मटेरियल होता है वो लिपिड के रूप में होता है। लिपिड तो ऑब्वियसली जब सीड जर्मिनेशन होता है तो लिपिड मॉलिक्यूल्स इसमें काम आता है। देन उसके बाद में जैसे जैसे सीडलिंग बनता है और उसकी फर्स्ट अगर उसकी लीफ बन जाती है जिसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, तब ये चीज़ें फिर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर आर क्यू वैल्यू को अगर हम देखें तो आर क्यू वैल्यू पहले लिपिड है तो ऑब्वियसली 1 से कम है तो 1 की तरफ आ जाती है। नो वो इसको रेस्पिरेशन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू बी नो अबाउट दैट हाउ द सुक्रोज एंड स्टार्च मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन। क्योंकि हम रेस्पिरेशन में आगे जाकर के हम हेक्सोस शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट से किस तरह से पायरुविक एसिड बनता है और वो पायरुविक एसिड किस तरह क्रेब्स साइकिल में जाता है, देन उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। लेकिन जो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मतलब हेक्सोस मॉलिक्यूल्स है। तो ये आता कहाँ से, जबकि हमारा जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो या तो सुक्रोज के रूप में रहता है प्लांट्स में या स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो सुक्रोज और स्टार्च से कार्बोहाइड्रेट बनने की जो प्रोसेस है वो हमें समझ में आनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द रेस्पिरेशन। तो फोटो assimilates is commonly stored as a starch which must be broken down to its component glucose unit before it can be utilized as a respiratory pathway। तो अगर हम स्टार्च की बात करते हैं, इफ़ वी डिस्कसिंग अबाउट द स्टार्च, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसैकेराइड्स एमाइलोज एंड एमाइलोज पैक्टिन। एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोज में इट इज़ स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट चेन होती है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं वन फोल्ड लिंकेज के द्वारा। जबकि एमाइलोपैक्टिन ये शॉर्टली ब्रांचेज होती है जिसमें 1/4 जो लिंकेज है वो 1/4 से इंटर कनेक्टेड होते हैं। मतलब ब्रांचिंग अगर पैटर्न जब आता है तो उसको हम एमाइलोपैक्टिन्स के नाम से आते हैं। और अगर लीनियरली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से 1/4 जो कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं तो उसको हम एमाइलोज कहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन दोनों का टूटना ज़रूरी होता है। तो एमाइलोज क्या है, लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है और ये करीब 250 से 300 ग्लूकोज यूनिट हेल्ड बाई अल्फा 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें ये एमाइलोज करीब 15 से 20% होता है, एमाइलोपैक्टिन्स 80 to 85% होता है। ये स्ट्रक्चर है एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन की। ये यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज़ द एमाइलोज। और इसमें ये जो बेंजीन रिंग्स है या एक्सोस शुगर है, इसका एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इसको 1/4 लिंकेज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये ऊपर के लाइक एमाइलोज हैं और ये एमाइलोज बिल्कुल लीनियर है, एक दूसरे से ये अटैच्ड है। जबकि अगर आप नीचे देखेंगे तो ये इसको हम एमाइलोज कहेंगे, लेकिन इसमें 1,6 बॉन्डिंग है। एक कार्बन का, एक ग्लूकोज का नंबर 1 कार्बन दूसरे का 6 नंबर कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसको हम 1,6 बॉन्डिंग कहते हैं। या
इंटरकनेक्टेड रहते हैं। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या क्या डिफरेंस है? एक्चुअली एमाइलोज जो है वो एक तो लीनियर होता है, एक तरह से सिंपल हम कह सकते हैं। एमाइलोज पैक्टिन क्या है कि इसमें बीच में बहुत सारी बॉन्डिंग होने से ये बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है। तो सबसे पहले एमाइलोज क्या है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ये इसके कुछ स्ट्रक्चर इसकी अनब्रांच्ड होती है, एमाइलोपेक्टिन की हाईली ब्रांच्ड होते हैं, और ये करीब 15 से 20% होता है, और ये 80 to 85% होता है एमाइलोपेक्टिन। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 60,000 होता है एमाइलोज का, जबकि एमाइलोपेक्टिन का 5 लाख से के करीब होता है। ये कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दो एंजाइम्स होते हैं, 2 या 3 एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला इसमें अल्फा एमाइलेज, और दूसरा बीटा एमाइलेज, तीसरा ग्लूकोसाइडेज। तो अल्फा एमाइलेज ये क्या करता है कि रैंडमली 1/4 जो ग्लूकोसाइल जो बॉन्ड हैं इन बोथ एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन में तोड़ देता है, और इसके अलावा कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल टिप पे होते हैं, मान लीजिए तीन क्या कहते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अल्फा एमाइलेज क्या करता है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, और अगर उसके बिल्कुल टिप पर या उसके शीर्ष पर एक बच जाता है तो वो सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बच जाएगा। तो दो जो हेक्सोज शुगर्स एक साथ मिलकर रहती तो उसको हम माल्टोज के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या है कि अल्फा एमाइलेज जब काम करता है तो बहुत सारे माल्टोज मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, और इसके साथ साथ में कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इसमें रहते हैं जिसको, जबकि जो बीटा जो एमाइलेज है वो सारे जितने भी बचे हुए जो बची हुई जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ करके सिर्फ माल्टोज इसमें बचता है। तो माल्टोज में क्या है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा एक और एंजाइम्स होता है जिसे लिमिट डेक्स्ट्रीनेज कहते हैं, जो इनके बीच में होने वाले 1,6 बॉन्ड को तोड़ता है। देन उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जो रेस्पिरेशन में जो काम आता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, वो फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इसमें काम नहीं आता है, जबकि इसमें फास्फोराइलेटेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स काम आता है। तो इसीलिए माल्टोज से ग्लूकोज को कन्वर्ट करने का काम तो करता है ग्लूकोसाइडेज एंजाइम्स, और इसके अलावा ग्लूकोज 1-फास्फेटेज एंजाइम्स ग्लूकोज में फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल्स है उसको जोड़ने का काम करता है। नाउ अब हमें फाइनली ग्लूकोज 1-फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स मिल गया है थ्रू वेरियस प्रोसेस, थ्रू द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ वेरियस एंजाइम्स। अब हम जो पाथवे जो जिसे हम रेस्पिरेशन में मानते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके पहले हम क्या क्या पार्ट्स होते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।